आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको फिर से न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। आज जो न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल होगा और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल होगा। और ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं और कुछ जेई मेन के हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इन द बिलो फिगर, two identical point charges Q are fixed on y-axis as shown. A third point charge minus Q, a mass m, is placed at point P on the x-axis at a distance of 2a from the origin. Ignore the gravity and friction. Find the work done in moving the charge Q, charge minus Q, from point P to point O very slowly through any path. Second part of the question: if the point charge minus Q is released from rest at point P, then find its speed at point O. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q को y एक्सिस पे फिक्स किया हुआ है। इसको 0, a पर और इसको 0, -a पर, और पॉइंट P पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है -Q और मास उसका m है। बच्चों, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है और ये डिस्टेंस 2a दिया हुआ है। ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट है उसके हिसाब से ये डिस्टेंस स्मॉल a होगा और ये भी स्मॉल a होगा। तो इन दोनों आइडेंटिकल चार्जेस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन सिमेट्रिक होगी। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग दिस -Q फ्रॉम द पॉइंट P टू पॉइंट O वेरी स्लोली थ्रू एनी पाथ। बच्चों, ये वर्क करेगा कौन? क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी होगी, फाइंड द वर्क डन। जब भी ऐसी लैंग्वेज होगी तो उसका मीनिंग होगा कि ये वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा। एक्सटर्नल एजेंट होता कौन है? तुम भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, -Q को किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से P से O तक ले जाएगा, वेरी स्लोली ले जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन ले जाएगा। तो कितना वर्क करेगा पहले तो यही पूछा है। इसको देखो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक से समझना। एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, डेल्टा WINC प्लस डेल्टा WNC equals delta K plus delta U, where delta WINC means work done by internal non-conservative forces on the system, that is the work done by engine, motor, battery, living person, living animal, living insect and internal friction inside the system boundary। प्यारे बच्चों, ये पूरा डिटेल मैं आपको मैकेनिक्स में पढ़ाऊँगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत सारे वहाँ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। मैं थोड़ा यहाँ ब्रीफिंग कर रहा हूँ सो दैट आपको कुछ समझ में आना शुरू हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी सिस्टम बाउंड्री के भीतर अगर इंजन, मोटर, बैटरी, लिविंग पर्सन, लिविंग एनिमल, लिविंग इंसेक्ट या इंटरनल फ्रिक्शन सिस्टम बाउंड्री के भीतर अगर इसमें से कोई एक या अधिक वर्क कर रहे हैं तो उनका वर्क इसी कैटेगरी में काउंट होता है। उनका वर्क माना जाता है वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर सिस्टम बाउंड्री में इस सातों में से कोई नहीं है, इस सातों में से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, एब्सेंट है, तो डेल्टा WNC की वैल्यू 0 मानी जाएगी। सिमिलरली डेल्टा WNC का मीनिंग क्या हुआ?
Work done by external non-conservative forces on the system like external direct pull and push, external normal reaction, external friction, external drag force, एक्सटर्नल विस्कस फोर्स। प्यारे बच्चों, ये जो फोर्सेस हैं सिस्टम बाउंड्री पे बाहर से लगने वाले फोर्सेस, पहले तो एक्सटर्नल होने चाहिए और या तो डायरेक्ट पुल या पुश होना चाहिए, या एक्सटर्नल नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, या एक्सटर्नल फ्रिक्शन होना चाहिए, एक्सटर्नल ड्रैग फोर्स होना चाहिए, या एक्सटर्नल विस्कस फोर्स होना चाहिए। ये सारे फोर्सेस बाहर से अगर लग रहे हैं तो इनका जो वर्क होगा वो इस कैटेगरी में आएगा, उसको हम लोग कहेंगे वर्क डन बाई एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस एक्सप्रेशन में बच्चों डेल्टा के का मीनिंग होता है द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू का मीनिंग होता है द चेंज इन टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अपने क्वेश्चन में देखो क्या है। सिंस इन आवर केस द सिस्टम इज ओनली द मूविंग पॉइंट चार्ज माइनस क्यू को मूव कराना है बच्चों, तो सिस्टम माइनस क्यू माना जाएगा। ये जो पॉइंट चार्ज है वही सिस्टम माना जाएगा। विच इज सब्जेक्टेड टू ओनली टू रियल एक्सटर्नल फोर्सेस। बच्चों जब माइनस क्यू को आप सिस्टम लोगे तो इसको डेड बॉडी मानेंगे। सिस्टम बाउंड्री के अंदर इंजन मोटर बैटरी में से कोई नहीं होगा। आई मीन ऊपर जो 7 एजेंट थे उसमें से कोई नहीं होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू एन सी की वैल्यू क्या होगी? 0। विच इज सब्जेक्टेड टू ओनली टू रियल एक्सटर्नल फोर्सेस। एक उस पर क्यू फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और एक एक्सटर्नल एजेंट उसको मूव कराएगा, वो भी फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाता है या तो डायरेक्ट पुल लगाएगा या डायरेक्ट पुश लगाएगा, तो ये जो फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा प्यारे बच्चों वो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में आएगा। एज इट। और जो 7 एजेंट थे ऊपर जो इंजन मोटर बैटरी वगैरह बताया उसमें से कोई नहीं है सिस्टम बाउंड्री में, तो डेल्टा डब्ल्यू एन सी 0 हो गया। लेकिन एजेंट का जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू एन सी की जगह पे डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट काउंट किया जाएगा। इसकी जगह पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट लिखा जाएगा। वेरी स्लो मोशन कराना है, चार्ज को वेरी स्लोली मूव करवाना है, तो डेल्टा के की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 मानी जाएगी। लेकिन पोजीशन बदल रहा है उसका, तो डेल्टा यू 0 नहीं होगा, डेल्टा यू नॉन 0 होगा। फाइनली बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम में जो डेल्टा डब्ल्यू ए एन सी होगा उसकी जगह पे आप पुट करोगे डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल, और राइट हैंड साइड में डेल्टा के 0 हो गया, मगर एक टर्म बचेगा तब भी डेल्टा यू। डेल्टा यू का मीनिंग होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बच्चों सिस्टम आपने माइनस क्यू को लिया है, माइनस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज का डेल्टा यू लिखना होगा, दैट इज यू टू माइनस यू वन, फाइनल यू माइनस इनिशियल यू। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज की इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पढ़ा क्यू इंटू वी। क्यू की जगह पे माइनस क्यू लिखोगे और वी की यू टू लिखते वक्त फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होगा। फाइनल पॉइंट 2 पे ले जाना है तो पॉइंट 2 पे जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है वो लिखना होगा। यू लिखते वक्त फिर से माइनस क्यू और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना होगा। इनिशियली आपका चार्ज पॉइंट पी पे था, तो पॉइंट पी पे जो प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल वो लिखना होगा। माइनस क्यू कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा वी नॉट माइनस वी पी, वेयर वी नॉट एंड वी पी आर द प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल्स at the point O and P respectively due to both point charges Q and Q. Here the potential contribution of the moving charge minus Q is never counted. प्यारे बच्चों जिस चार्ज को हम लोग मूव कराते हैं उसका कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल में काउंट नहीं होता, और इसको छोड़ के बाकी जितने चार्जेस हैं सभी का पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाएगा। तो माइनस क्यू को छोड़ दिया जाए तो क्यू एंड क्यू 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल में लेना होगा। अब वो मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको।
See the below diagram. Pre-existing potential at point O, VO, is 1/4 pi epsilon naught Q by A plus Q by A। देखो ये कैसे आता है। बच्चों जब यहाँ पोटेंशियल निकालोगे, कैपिटल Q से पॉइंट O का डिस्टेंस स्मॉल a होगा, तो Q का यहाँ पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A होगा। इसका भी डिस्टेंस स्मॉल a है, पॉइंट O पर इसकी वजह से पोटेंशियल उतना ही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A। इसीलिए वहाँ पे दो टर्म लिए गए हैं बच्चों। ये दोनों सम हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी हो गया VO। इसी तरह से VP निकालोगे, कैसे निकालोगे? इसमें फार्मूला इस्तेमाल होगा, पॉइंट P पे पोटेंशियल पहले इस Q का निकालोगे, तुमको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। यह आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा पॉइंट P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। पॉइंट P पर कैपिटल Q का पोटेंशियल इसका भी उतना ही आएगा। देखो मैंने दो टर्म लिख डाले, ये फर्स्ट वाले Q का है, ये सेकंड वाले Q का है, और ये कॉमन है। इसको सम करो, ये डबल होगा और डिनोमिनेटर में ये कॉमन आएगा √5a। ये हो गया VP। ये फॉर्मूला ऊपर आप क्रिएट कर चुके हो, अब इसमें VO और VP की वैल्यू पुट कर डालो। पुट करोगे बच्चों, ये क्वांटिटी कॉमन आ जाएगी, कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा 1 - 1/√5। यहाँ माइनस साइन कॉमन आएगा, पहले से लिखा हुआ। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों आपके क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट भी है, सेकेंड पार्ट देखिए कैसे लगेगा। If the point charge is released from rest, then it will be subjected to only conservative electrostatic force towards point O due to symmetry। बच्चों जब आप पॉइंट चार्ज को रिलीज कर दोगे पॉइंट P पर, जब रिलीज ही कर दोगे तो तुम एजेंट हो, तुम्हारा फोर्स तो लगेगा नहीं, एक अकेला फोर्स उस पर बचेगा, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब एक सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, क्योंकि जो फोर्स तुम लगा रहे थे वो नहीं लगेगा। सो इट विल कंटिन्यूसली एक्सिलरेट। इस फोर्स का डायरेक्शन पॉइंट O की तरफ होगा, इसलिए जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली एक्सिलेट होगा, एंड इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट O। उसका स्पीड लगातार बढ़ता जाएगा और पॉइंट O पर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ -Q will remain conserved because डेल्टा WNC is already 0। अभी ऊपर समझाया ये क्यों 0 होगा। अब एजेंट ने रिलीज कर दिया, एजेंट कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो डेल्टा WNC भी 0 हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों 0 हो जाएंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो राइट हैंड साइड बचा है वो भी 0 होगा। इसमें से डेल्टा कॉमन आएगा, डेल्टा ऑफ K प्लस U 0 होगा। इसका मतलब K प्लस U का चेन 0 होगा, तो K प्लस U का जो सम होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। बच्चों मैंने प्रूफ किया है कि K प्लस U कांस्टेंट होना चाहिए। K फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड U फॉर पोटेंशियल एनर्जी। K प्लस U को कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब कंजर्व होगा। कंजर्व क्यों होगा बच्चों? क्योंकि डेल्टा WNC 0 है और डेल्टा WNC 0 है, इसलिए आपके सिस्टम की सिस्टम -Q है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। अच्छे से समझ लो कि मैंने कैसे एनालाइज किया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि न्यूमेरिकल लगाते वक्त
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट पी पर रिलीज किया गया है, केपी प्लस यूपी को इनिशियल बोलेंगे। पॉइंट 2 पर स्पीड पूछा है, तो पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो इनिशियल और फाइनल को इक्वल दिखा दो क्योंकि ये दोनों कंजर्व होगा। बच्चों पॉइंट पी पर आपने रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, और पॉइंट पी पर यू का फार्मूला क्यू इंटू वी होगा। क्यू की जगह पे माइनस क्यू लिखोगे, वी की जगह पे वी पी लिखोगे। पॉइंट 2 पर पहुंचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पॉइंट 2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पॉइंट क्यू इंटू वी नॉट। उसके बाद बच्चों हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का फार्मूला बना लो, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लो, लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लो। क्यू कॉमन आएगा, ब्रैकेट में वी ओ माइनस वी पी आएगा, और थोड़ी देर पहले बच्चों आपने वी ओ माइनस वी पी की वैल्यू सॉल्व करी है, तो सॉल्व करी है तो उसको क्यू से मल्टीप्लाई करने पर ये कुल इतना आएगा। ऊपर आप कर चुके हो, मैच करा लेना। ये हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू। अब वी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए पहले बोथ साइड को 2/m से मल्टीप्लाई करो। बच्चों इसको 2/m से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 हो जाएगा और नीचे मास आएगा। देखो यहाँ 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मास के एक टर्म आएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो। जब पूरे का स्क्वायर रूट ले लोगे तो वी नॉट की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों वी नॉट की ये वैल्यू मैंने सॉल्व कर दी। आई मीन पॉइंटों से गुजरते वक्त आपके पॉइंट चार्ज का जो स्पीड होगा वो इसी फार्मूले से गवर्न होगा। तो आपने देखा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का किस तरह से इस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल देखो, बेटर कॉन्फिडेंस गेन होगा। इन द बिलो फिगर there is a fixed ring of charge having total charge q on it. A point charge minus q of mass m is placed at point P on the axis of the ring at a distance of 4r. Ignore the gravity and friction. First part, find the work done in moving the charge minus q from point P to point 2 very slowly through any path. Second part, if the point charge minus q is given velocity u towards the center O at point P, then find its speed at point O. बच्चों डायग्राम देखो, तुम्हारे इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रिंग ऑफ चार्ज है, इसको फिक्स किया हुआ है। आई मीन ये मूव नहीं कर सकती। इसका जो प्लेन है वो पेपर पे परपेंडिकुलर है। हाफ रिंग इनसाइड है और हाफ रिंग आउटसाइड है। सेंटर इन द प्लेन ऑफ पेपर है और इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर लाइन, इसको एक्सिस ऑफ द रिंग बोलते हैं। टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है। पॉइंटों से 4r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। बच्चों आपके क्वेश्चन में कहा गया पहले तो इस पॉइंट चार्ज को एक एजेंट ले जाएगा थ्रू एनी पाथ, टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाएगा, पॉइंटों तक ले जाएगा, वेरी स्लोली ले जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन ले जाएगा। तो कितना वर्क करेगा पहले तो वो निकालना है। तो प्यारे बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन में जो थ्योरी मैंने एक्सप्लेन करी वही कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से रिपीट होगा। तो वर्क डन बाय एजेंट की जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा डब्ल्यू एन सी के बराबर आएगा और वो डेल्टा यू के बराबर होगा। जैसे ऊपर मैंने समझाया था वही एनालिसिस फिर से रिपीट होगा। पूरी सारी की सारी लाइन मैंने फिर से रिपीट कर डाली है और रिपीट करके ये बताने की कोशिश किया है कि सिमिलर क्वेश्चन होने की वजह से एक बार फिर से डेल्टा डब्ल्यू एन सी की जगह पे डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट आएगा, डेल्टा के 0 आएगा, डेल्टा डब्ल्यू एन सी फिर से 0 आएगा, डेल्टा यू नॉन 0 आएगा
तो मेरा फॉर्मूला रिड्यूस होके बन जाएगा कि डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स ओनली डेल्टा यू, जैसे ऊपर समझाया था। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से रिपीट हो जाएगा। एंड इट शुड बी u2 माइनस u1, इसका फॉर्मूला q इंटू वी टू, इसका q इंटू वी वन, और q की जगह पे माइनस क्यू, वी टू की जगह पे वी ओ, फिर यहाँ माइनस क्यू, वी वन की जगह पे वी पी, माइनस क्यू कॉमन ले लो, वी ओ माइनस वी पी। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिल जाएगा। Where Vu and Vp are the pre-existing potentials at the point 2 and P respectively due to the fixed ring of charge. Here the potential contribution of the moving charge minus Q is never counted. पहले भी बता चुका हूँ। See the below diagram. below diagram देखो बच्चों, जब मैं Q को मूव करा रहा हूँ माइनस Q को, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, इसको छोड़ दिया जाए तो खाली रिंग बचती है। तो पोटेंशियल लिखते वक्त सिर्फ रिंग का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। इस रिंग की वजह से पॉइंट ओ पे जो पोटेंशियल होगा उसका फार्मूला आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है। बच्चों क्या पढ़े हो आप पढ़े हो एट द सेंटर ऑफ द रिंग पोटेंशियल शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर। और वीपी कैसे निकालोगे बच्चों? पॉइंट पी पर रिंग की वजह से पोटेंशियल का ये फार्मूला पढ़ाया गया। रिवीजन का लेना मैं पढ़ा चुका हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में स्मॉल आर की वैल्यू कितना दिया है? 4r दिया है। इसको पुट कर डालो, इसको सॉल्व करो, रूट के बाहर कुछ आएगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा अंडर रूट 17r। तो बच्चों ये वीपी की वैल्यू हो गया। और वर्क डन बाई एजेंट का ये फार्मूला बना चुके हो। इसमें पोटेंशियल की दोनों फार्मूले ला के पुट कर डालो। देखो वीओ की जगह पे लिख दिया, वीपी की जगह पे लिख दिया, इसको कॉमन ले लिया, अंदर से क्यू बाई आर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में इतना बचेगा, ब्रैकेट के बाहर इतना आएगा। सो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो ये आंसर आ गया। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो बच्चों। सेकेंड पार्ट में ये बोला है कि अगर इस पॉइंट चार्ज को सेंटर की तरफ इनिशियल स्पीड u दे दिया जाए तो पॉइंट ओ से गुजरते वक्त उसका स्पीड क्या होगा? बच्चों आपको मैं समझा चुका हूँ जब एसएचएम पढ़ा रहा था कि इस रिंग ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होता है, तो माइनस क्यू पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्टवर्ड आता है। तो क्यू फोर्स इस पे बाईं तरफ लगेगा और आपने स्पीड देकर छोड़ दिया है तो एजेंट का फोर्स जीरो हो जाएगा, एक अकेला क्यू फोर्स होगा और क्यू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव नेचर होगा। आई मीन इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिर से कंजर्व होगी। रीजन समझा दिया। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो यहाँ पे मिलेगा के पी प्लस यू पी इक्वल्स के ओ प्लस यू ओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। देखो मैं कर रहा हूँ, वही सारा लॉजिक फिर से दिया हूँ और समझाने की कोशिश किया हूँ कि एक बार फिर इस क्वेश्चन में भी डेल्टा डब्ल्यू एन सी जीरो होगा, डेल्टा डब्ल्यू एन सी जीरो होगा, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो होगा, डेल्टा कॉमन आएगा, डेल्टा ऑफ के प्लस यू जीरो आएगा, आई मीन के प्लस यू कांस्टेंट आएगा। इसको कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के पी प्लस यू पी equals final mechanical energy Q plus UO. It should be half mu square Kp and UP is minus Q into Vp and KO is half mVo square and UO is minus Q into VO. बच्चों इस क्वांटिटी को ट्रांसफर कर डालो इधर, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आएगी
हाफ एम यू स्क्वायर प्लस क्यू कॉमन आएगा, वी ओ माइनस वी पी आएगा। फिर से रिपीट किया, वी ओ माइनस वी पी ऊपर निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दिया, क्यू को बाहर लिख दिया। बच्चों यहाँ से क्यू बार यार कॉमन आएगा, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में इतना बचेगा, रिपीट कर डालो। 2/m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2/m। यहाँ से ही कटेगा, यहाँ से ही कटेगा, यहाँ 2/m से मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ 2 आएगा, यहाँ m आएगा। वी नॉट निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा, स्क्वायर रूट लेने पर आपको वी नॉट की वैल्यू मिल जाती है। डन। वन मोर क्वेश्चन। In the below figure, there is a fixed non-conducting solid sphere of uniform charge distribution. The total charge in it is capital Q. A very narrow tunnel is made across its diameter. There is a point charge minus Q of mass m placed at the point P. Ignore the gravity and friction. बच्चों आपको ये जो टॉपिक है मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ। टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, find the work done in moving the charge minus q from point P to point O very slowly through the tunnel. Second part, if the point charge minus q is given a velocity u towards the center O at point P, then find its kinetic energy at point O. प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ये नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज है और फिक्स भी है, आई मीन ये मूव नहीं कर सकता। इसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर पॉइंट 2 है। इसमें वेरी नैरो टनल बनाया गया, ग्रेविटी को जीरो लेना है, फ्रिक्शन को जीरो लेना है। बच्चों नैरो टनल लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको जब टनल बनाएंगे तो इसका जो चार्ज होगा रिमूव होगा, और इतनी पतली टनल है कि इसके अंदर टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम लोग कट बॉडी की थ्योरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो चार्ज रिमूव होगा उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होगा कि कैपिटल क्यू के कंपेरिजन में उसको जीरो माना जा सकता है। इसलिए हम लोग कट बॉडी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं लेने जा रहे हैं, और यहाँ पे पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वैसे ही इस्तेमाल होगा जैसे पूरे सॉलिड स्फीयर का यूज होता है। इसीलिए नैरो टनल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। तो पॉइंट पी यानी कि पेरिफेरी पर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि एक इस चार्ज को पी से ओ तक कोई एजेंट ले जाएगा वेरी स्लोली, तो वर्क डन निकालो। बच्चों ये पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से होगा, इसकी पूरी एनालिसिस वैसे ही होगी। तुम्हारा ये फर्स्ट पार्ट है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ओ वेरी स्लोली थ्रू द टनल। प्यारे बच्चों पूरी एनालिसिस वैसे ही होगी जैसे ऊपर समझा चुका हूँ। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर पूरी एनालिसिस उसी तरह से होगी तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू एन सी जीरो होगा, क्योंकि सिस्टम सिर्फ माइनस क्यू होगा। तो जो 7 एजेंट होते हैं, इंजन, मोटर, बैटरी, लिविंग पर्सन, लिविंग एनिमल, लिविंग इंसेक्ट, इंटरनल फ्रिक्शन, 7 एजेंट में से कोई भी बाउंड्री के भीतर नहीं होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू एन सी की वैल्यू जीरो आएगी। और जो एजेंट फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू एन सी की जगह पे डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट आएगा। एजेंट वेरी स्लोली मूव करवाना है तो डेल्टा के जीरो आएगा, बट पोजीशन चेंज हो रही है तो डेल्टा यू नॉन जीरो आएगा। तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम रिड्यूस हो गया। फाइनली आपको एक छोटा सा फार्मूला मिला कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज ओनली डेल्टा यू, दैट इज यू टू माइनस यू वन।
और यहाँ पे पॉइंट चार्ज का इंट्रैक्शन होगा, फॉर्मूला क्यू भी इस्तेमाल होगा, बट क्यू को विद प्रॉपर साइन लिखोगे। फाइनल यू का मतलब वी ओ और यू वन का मतलब माइनस क्यू इंटू इनिशियल वी दैट इज वी पी, माइनस क्यू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में वी ओ माइनस वी पी आएगा। तो बच्चों इस बार पोटेंशियल हम लोग किसका लेंगे? देखो आपको ये थ्योरी सिखाई गई कि जो चार्ज मूव करता है उसका कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल में नहीं लेते, माइनस क्यू का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। इसको छोड़ के यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं उसका कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल में लिया जाएगा। आई मीन जो चार्ज है वो पूरा पूरा कैपिटल क्यू है और यह है सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज का पॉइंट ओ पे पोटेंशियल और पॉइंट पी पे पोटेंशियल का फार्मूला यूज किया जाएगा। ये फार्मूले में पढ़ा चुका हूँ, आपको एक बार फिर से अपडेट करना होगा, रिवाइज करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो। ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बच्चों आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो सरफेस वाले पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है, रिवीजन कर लेना। और वी आर का जो फार्मूला सरफेस पर होता है वो इस फार्मूले से गवर्न होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाई आर, और सेंटर पे 3/2 टाइम्स होता है। अच्छा, जो वीपी में पॉइंट पी है बच्चों वो सरफेस पर है, तो वीपी की वैल्यू वही होगी जो वी आर होता है, और वी आर का ये फार्मूला सॉलिड स्फीयर की वजह से होता है। तो वीपी का ये फार्मूला और वीओ का ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे ला के पुट कर दें तो वर्क डन बाय एजेंट मेरे को मिलेगा। देखो रिपीट किया और इन दोनों का फार्मूला ला के पुट किया, इसको कॉमन लिया, यहाँ से क्यू बाई आर कॉमन आएगा, 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। सिंप्लीफाई करो, कॉमन इतना, डिफरेंस इज 1/2, नाउ दिस विल बी 8, so final answer is this, is it? प्यारे बच्चों सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर इस चार्ज को सेंटर की तरफ u वेलोसिटी दे दी जाए तो सेंटर से गुजरते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो। प्यारे बच्चों आपको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर इस टनल के अंदर किसी भी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा तो माइनस क्यू पे जब फोर्स लगेगा वो इनवर्ट लगेगा। जब माइनस क्यू पे इनवर्ट फोर्स लगेगा तो इसको एक्सेलरेट कराएगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा और पॉइंट ओ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप इसको यू स्पीड देकर छोड़ दोगे, जब तुम एजेंट और छोड़ ही दोगे तो तुम्हारा फोर्स तो इस पर जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी फ्रिक्शन होगा ही नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो कि कंजर्वेटिव है। इसलिए माइनस क्यू की टोटल मैकेनिकल एनर्जी एक बार फिर से कंजर्व होगी। तो बच्चों पॉइंट पी और पॉइंट ओ के बीच एनर्जी कंजर्वेशन एक बार फिर लगेगा, सेकेंड पार्ट में वैसे ही करने जा रहा हूँ। वही एनालिसिस फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है और बताया गया है कि डेल्टा डब्ल्यू एन सी इज ज़ीरो, डेल्टा डब्ल्यू एन सी इज ज़ीरो, देयरफॉर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज ज़ीरो, डेल्टा is taken common, it means k plus u equals constant. It means kp plus up equals q plus uo. How much kp? Half mu square. How much up? Minus q into vp. And ko, how much is uo? uo is what? Minus q into vo. बच्चों मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया और को का फार्मूला बना लिया। नाउ को इज हाफ एम स्क्वायर प्लस क्यू वी ओ माइनस वी पी। प्यारे बच्चों वी ओ और वी पी का ऊपर फार्मूला लिखा चुका हूँ, उस फार्मूले को ला के पुट करो, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में इतना आएगा, इसका डिफरेंस निकालो, सॉल्व करो, ये इतना आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो,
और पॉइंट ओ से गुजरते वक्त फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ये आपका आंसर होएगा। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह से इस्तेमाल किया है और मैंने एनालिसिस बहुत ठीक से बताई है। और वर्क एनर्जी थ्योरम जब मैं मैकेनिक्स में पढ़ाऊँगा तो आपको अपडेट हो जाएगा। अभी इतने से काम चला लूँ। वन मोर क्वेश्चन। In the below figure, there is an infinite sheet of charge with uniform charge distribution. The surface charge density sigma is constant everywhere. Ignore the gravity and friction. Find the work done in moving the charge q from point 1 to point 2 very slowly along the semicircular path. Second part, if the point charge q is constrained to move along the shown semicircular path, then find its change in kinetic energy between point 1 and 2 if it is given some velocity at point 1 and release. बच्चों क्वेश्चन में समझाता हूँ। आपकी क्वेश्चन में एक इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है, अपवर्ड इन्फिनिटी, डाउनवर्ड इन्फिनिटी एंड सिग्मा एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। और ये बच्चों जो सीट ऑफ चार्ज है स्क्रीन के प्लेन पर, आई मीन पेपर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, पेपर के प्लेन पे परपेंडिकुलर है एंड हाफ सीट इनसाइड एंड हाफ सीट आउटसाइड। और सीट के सेंटर के पास दो पॉइंट दिखाए गए हैं 1 and 2। पॉइंट 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल है, पॉइंट 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 है। और बच्चों 1 और 2 के बीच में ज्वाइनिंग पाथ सेमी सर्कुलर दिखाया गया है, इसको फिक्स माना गया है। इसमें कहा गया है बच्चों किसी पॉइंट चार्ज क्यू को मूव करवाना है। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इस बार 1 से 2 तक ले जाना है। ये वर्क कौन करेगा? एजेंट करेगा, वेरी स्लोली करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन करेगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की थ्योरी फिर से रिपीट हो जाएगी। एक बार फिर से वही एनालिसिस, फिर से वही जवाब, फिर से वही फार्मूला। बच्चों हर बार आपने क्या फार्मूला डेवलप किया कि वर्क डन बाय एजेंट शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज u2 माइनस u1 and u2 is q v2 and u1 is q v1। now q is taken common, v2 माइनस v1। तो प्यारे बच्चों ये पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन किसका? q का तो बिल्कुल नहीं, जिसको मूव कराते उसका कंट्रीब्यूशन तो लेते नहीं, इसको छोड़ के बाकी सब का। तो बाकी सब में बचा क्या? सीट ऑफ चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सीट ऑफ चार्ज का लेना होगा। और ये फार्मूला मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ, आप अपडेट कर लेना। प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज में v2 माइनस v1 का ये फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाया जा चुका है। आपके क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस r1 की जगह पे a लिखा जाएगा, सेकेंड पॉइंट के डिस्टेंस r2 की जगह पे 5a लिखा जाएगा। डिफरेंस आएगा 4a, कुछ ऐसा। 4 को 2 से कट किया, कुछ ऐसा। फिर v2 माइनस v1 की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट करी जाएगी, फिर q को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। बच्चों आंसर आ गया। ये हुआ वर्क डन बाय एजेंट। देखा। सेकेंड पार्ट में जो कहा गया वो समझाता हूँ। बच्चों सेकेंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि q इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग दिस पाथ, यानी कुछ ऐसा मैकेनिज्म फिट किया गया है कि जो पॉइंट चार्ज q है वो इस पाथ के लॉन्ग मूव करने को मजबूर है, जब भी चलेगा इसी पाथ पे चलेगा। उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की सेमी सर्कुलर रिंग है जो पेपर के प्लेन में है। जो चार्ज पॉइंट क्यू है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल की छोटी सी रिंग और ले लो, उस रिंग के अंदर, रिंग को इसके ऊपर, इस ट्रैक को उस रिंग के अंदर से गुजार दो, तो वो जो छोटी सी रिंग चार्ज की बनी होगी वो रिंग इस पे चलने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि उसको रिंग को इस पे पहना दिया गया है। तो रिंग इसी
वायर पे स्लाइड करेगी, तो इसको हम लोग कहेंगे कंस्ट्रेंट टू मूव। ऐसा इमेजिन कर लो कि जो पॉइंट चार्ज क्यू है एक रिंग के फॉर्म में है, छोटी सी रिंग के फॉर्म में है, और रिंग इस पे स्लाइड करते हुए चल के यहाँ तक आ रही है। तो अगर उसको यहाँ पे कोई वेलोसिटी दे दी जाए तो चलते चलते पॉइंट 2 तक आएगी, वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया है। तो अगर उस पॉइंट चार्ज क्यू को वेलोसिटी देकर छोड़ दिया गया है और वो इस सर्कल पे मूव करने के लिए मजबूर है, तो प्यारे बच्चों किसी पॉइंट पर उस पर क्या फोर्स लगेगा? एक तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से राइटवर्ड डायरेक्शन में क्यूई फोर्स लगेगा, और क्यूई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होगा। क्यूई फोर्स का एक रेडियल कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, तो कंपोनेंट रिंग को खींचेगा, छोटे से रिंग को खींचेगा, तो रिंग इस ट्रैक को दबाएगी, तो इस ट्रैक का एक कांटेक्ट फोर्स रेडियली आउटवर्ड आएगा। तो जो ट्रैक का कांटेक्ट फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन, उसको एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये जब भी नॉर्मल रिएक्शन इस रिंग की वजह से लगेगा, इस ट्रैक की वजह से लगेगा, वो रेडियली आउटवर्ड होगा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर टेंजेंशियल होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो वर्क करेगा नहीं, नहीं करेगा। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं करेगा तो एनालिसिस में जवाब क्या दोगे? पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर से करोगे, देखो मैंने पूरी चीज़ें लिख रखी। If the point charge q is given certain speed at point 1, then it will be subjected to conservative electrostatic force rightwards and a radially outwards track reaction. बच्चों ये जो रेडियली आउटवर्ड्स ट्रैक रिएक्शन होगा ये डायरेक्ट पुश की कैटेगरी में आएगा, और इसको बोलोगे नॉन कंजर्वेटिव इन द प्लेन ऑफ पेपर। So it will continuously accelerate and its speed will increase up to point 2. The total mechanical energy of Q will remain conserved. बच्चों ये जो रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल रिएक्शन होगा ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर पे परपेंडिकुलर डी आर टेंजेंशियल होगा, और ये जो ट्रैक रिएक्शन है ये हमेशा नॉर्मल होगा। तो एन वेक्टर और डी आर वेक्टर हमेशा 90 बनाएंगे तो इसका वर्क डन 0 आएगा। तो डेल्टा डब्ल्यू एन सी की वैल्यू क्या होगी? 0। सिस्टम के अंदर एक पॉइंट चार्ज है, 7 एजेंट में से कोई नहीं है, तो एक बार फिर से डेल्टा डब्ल्यू एन सी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, आई मीन डेल्टा के प्लस डेल्टा यू 0 होता है। तो डेल्टा के का फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब होता है U2 माइनस U1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा U1 माइनस U2। अब U1 और U2 की वैल्यू रखो। देखो बच्चों यहाँ बड़े अच्छे समझाया हूँ। डेल्टा डब्ल्यू एन सी का मतलब वर्क डन बाय दिस ट्रैक रिएक्शन। बच्चों इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार बदलेगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होगा। ये वेरिएबल फोर्स की कैटेगरी में आएगा। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मैकेनिक्स में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, इंटीग्रल एफ डॉट डी आर लिमिट R1 टू R2। बच्चों मैंने लिख डाला डेल्टा डब्ल्यू एन सी, ये एन सी कैटेगरी में आएगा। इंटीग्रल एन डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। और मैंने समझाया कि हमेशा ट्रैक का रिएक्शन रेडियल होगा और पॉइंट चार्ज क्यू का वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर जो होगा वो ट्रैक पे टेंजेंशियल होगा। किसी सर्कल के लिए टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों हमेशा 90 बनाएंगे। 10 डॉट डी आर की वैल्यू 0 आएगी और इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। रीजन देखो, बिकॉज द ट्रैक रिएक्शन इन इज रेडियल एंड डी आर इज टेंजेंशियल। काइनेमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, डी आर हमेशा ट्रैक पे पाथ पे टेंजेंशियल होता है। तो सर्कल के केस में डी आर टेंजेंशियल होगा और एन रेडियल होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। 10 डॉट डी आर 0 होगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। बच्चों मैंने प्रूफ कर दिया, आई मीन ऊपर ये फार्मूला जो बनाया हूँ ये वैलिड होगा। फिर U1 की जगह पे Q V1 होगा, U2 की जगह पे Q V2 होगा। Q को ले लो कॉमन, V1 माइनस V2 पहले रिवाइज कराया हूँ।
प्यारे बच्चों, ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज V2 माइनस V1 का फार्मूला ये माइनस साइन के साथ था, ये उल्टा लिखा हुआ है। V1 माइनस V2, यहाँ जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। फार्मूला अपडेट कर लेना, ये फार्मूला पढ़ा चुका हूँ। सिग्मा Y2 एप्सिलॉन नॉट विद इन ब्रैकेट R1 माइनस R2, क्योंकि उल्टा लिखा है तो भी उल्टा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में R1 की वैल्यू A होगी और R2 की वैल्यू 5A होगी। ये डिफरेंस होगा -4A। -4A को बाहर निकाला, 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से कट किया, कुछ ऐसा हुआ। तो बच्चों ये डेल्टा के की वैल्यू आ गई। इज इट? डेल्टा के की वैल्यू आ गई एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इससे साफ पता चलता है कि आपके क्वेश्चन में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस साइन में आएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है और ये एपिसोड अब कंप्लीट होने जा रहा है। आपने देखा आज मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरह से इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए। कुछ क्वेश्चन और हैं इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप एंजॉय करोगे, आपको अच्छा लगेगा और समझ में धीरे धीरे आएगा कि मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी अगले एपिसोड में और कराऊंगा थोड़े बहुत, उसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये अगले एपिसोड में स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें भी बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे जो मैं आपको कराऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो पेशेंस के साथ इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good day. See you again.